तो आज हम जानने वाले हैं कि ईवी में अगर हम हीटर ऑन करते हैं तो उस ईवी की जो रेंज है वो गिर क्यों जाती है इतनी ज़्यादा। तो पहले बात कर लेते हैं आइस इंजन की या फिर कंबशन इंजन की। जो कंबशन इंजन होता है उसमें फ्री हीट होती है, यानी कि आप फ्यूल जला रहे हैं, आपको एनर्जी फालतू मिल रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइस इंजन में जो है वेस्ट एनर्जी जो हीट के रूप में निकलती है वो कितने परसेंट होती है? 70%। 70% आप फ्यूल अगर कंबशन इंजन चला रहे हैं तो वो हीट ही निकाल रहा है। ठीक है। और 25 से 30% ही सिर्फ फ्यूल जो है वो कार को मूव करने में यूज़ हो रहा है। तो 70 से 75% सिर्फ वेस्ट हीट है। अगर हम आपका इंजन वेस्ट हीट नहीं निकाल रहा तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वेस्ट हीट निकल रही है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको जो आपकी कार का कैबिन में। ठीक है। तो आपको नो एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ करना पड़ रहा है और नो और आपकी जो ज़ीरो जो है रेंज ड्रॉप हो रही है। तो आइस इंजन में ये फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डल रहे, एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं डल रहा, एक्स्ट्रा आपको कोई सिस्टम नहीं लगाना पड़ रहा, बिना किसी झंझट के आपकी कार ढंग से चल जा रही है। ठीक है। क्योंकि आइस इंजन कंबशन इंजन में वेस्ट हीट निकलती है जब इंजन जलता है। तो अगर ईवी की बात करें तो ईवी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, सीधी सी बात करें तो। इस वजह से क्योंकि वो 90 से 95% तक एफिशिएंट है। उसकी बैटरी भी एफिशिएंट है। ठीक है। दोनों सिस्टम मोटर्स भी 90 to 95% डिलीवर कर देती हैं। बैटरी भी अच्छा खासा एफिशिएंसी पे चलती हैं आजकल। ठीक है। लिथियम आयन बैटरी काफ़ी मेच्योर हो चुकी है अब तक। तो दोनों ही सिस्टम जो है मोटर और बैटरी एफिशिएंट है, तो कोई भी वेस्ट हीट नहीं निकल रही। ठीक है। आपको इस वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर लागू होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है एंट्रोपी। ठीक है। एंट्रोपी क्या बोला है? यानी कि जब आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मान लो एफिशिएंट है तो कोई भी वेस्ट हीट नहीं निकल रही जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है। एंट्रोपी का सीधा मतलब होता है कि हर चीज़ या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सिस्टम ऑर्डर में होता है वो हमेशा डिसऑर्डर में जाता है। ठीक है। ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है। बेसिकली सीधी भाषा में करें तो अगर आपकी कार के अंदर हीट है, ठीक है, हीटर हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हीट डिसिपेट होगी और वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। ठीक है। जिससे आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। इसीलिए हीटिंग जो है वो जनरली जो है इनएफिशिएंट ही होती है एज कंपैरिजन टू कूलिंग या फिर एसी। अगर हीटर की बात करें जो ईवी में यूज़ होता है वो होता है पीटीसी हीटर, जिसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिव हीटर बोलते हैं। रेजिस्टिव हीटर की सीधी सी बात करें तो आपने अपने घर में देखा होगा कि एक हीटर होता है जो लाल मतलब जलता है। ठीक है। उसमें कोई रोड होती है और वो ग्लो करती है लाल। ठीक है। वही होता है और इसका मेन काम होता है कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है तो ये रेजिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, जिस वजह से हीट जनरेट होती है। इसीलिए इसको रेजिस्टिव हीटर बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसकी सीओपी यानी कि एफिशिएंसी या फिर हम कहें तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 1 रहती है, यानी कि 100%। अगर आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें डालेंगे तो आपको आउटपुट भी 1 जो है यूनिट के बराबर ही मिलेगा। यानी कि जितनी एनर्जी डाली उतना ही आउटपुट मिल गया। ठीक है। जबकि जो एसी यूज़ करता है वो यूज़ करता है कंप्रेसर का, रेफ्रिजरेंट का, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी एसी की एफिशिएंसी 2 से 3x तक रहती है, यानी कि मल्टीप्लाई। मान लो कि आप एसी में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं तो आउटपुट में एसी आपको 2 से लेके 3x तक जो है हीट ट्रांसफ़र या फिर कह सकते हैं कूलिंग ट्रांसफ़र, दोनों हम ले सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कूलिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2 से 3 गुना तक आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा एफिशिएंटली। तो ये हम सीओपी को एफिशिएंसी से ही मापते हैं। और जो हीटर जो है वो रेजिस्टिव हीटर्स ही होते हैं जनरली, जो सीओपी एक सीओपी पे चलते हैं। लेकिन जो हीट पंप का अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हीट पंप्स होते हैं उनकी सीओपी 2 से 3% तक 2 से 3x होती है, यानी कि 200 से 300% तक
ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो, ठीक है। लेकिन इनकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में जा रहे हो, जैसे कि आप यूरोप वगैरह में चले जाएं तो हीट पंप भी हो सकता है कई जगह काम ना करे। रशिया में कई जगह पर -40 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तो वहाँ काम नहीं करेगा ये। देयरफॉर अगर हम बात करें तो कूलिंग को सिर्फ 0.5 से लेके 1.5 किलो वोट तक एनर्जी चाहिए होती है। अगर उसी के कंपैरिजन में हम देखें तो हीटिंग में आपको 2 से लेके 7 किलो वोट तक एनर्जी डालनी पड़ेगी। यानी कि आप देख ही सकते हैं नंबर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। और हीटिंग जो है वो 2 से 5x यानी कि गुना तक ज़्यादा एनर्जी लेती है कूलिंग के मुकाबले। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप विंटर में ईवी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रेंज लॉस होगी ही होगी। अगर रियल नंबर्स की बात करें, वैसे हो भी सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कैबिन हीट अगर माइल्ड विंटर्स है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, तो 1 से लेके 2 किलो वोट एनर्जी आपकी लग रही है, तो आपका सिर्फ 5 से 10% रेंज लॉस होगी, यानी कि डिस्टेंस आप कम जा पाएंगे 5 से 10%। कूलिंग विंड अगर कूल्ड विंटर है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस हम ले रहे हैं कि बेस आपका टेम्परेचर है, तो आपकी 3 से 4 किलो वोट तक एनर्जी लगेगी और 15 से 25% तक आपका रेंज लॉस होगा। अगर आप फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो -10 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आपके 5 से 7 किलो वोट एनर्जी लग रही है और 30 से 45% आपका एनर्जी का लॉस हो, वो रेंज का लॉस हो रहा है। अगर ईवी की बात करें फॉर एन एग्जांपल की 80 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड से आपकी कार चल रही है और वो यूज़ कर रही है 12 से 15 किलो वोट एनर्जी मूव करने के लिए, यानी कि मोशन में रहने के लिए, ठीक है। मोटर्स को इतनी एनर्जी जा रही है और आपने 5 वोट का हीटर भी लगा रखा है, ठीक है, तो 33 से लेके 40% तक आपको एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है आपकी कार में, ठीक है। आपकी कार में 40% तक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है बैटरी के ऊपर, जो रेंज को कम कर देगा क्योंकि हीटर भी यूज़ कर रहा है, मोटर भी यूज़ कर रही है। तो इसका सोल्यूशन हो सकता है हीट पंप्स। जैसे बताया था हीट पंप जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ठीक ठाक काम करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू रेजिस्टिव हीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की एयर से एनर्जी लेते हैं और अंदर डंप कर देते हैं। मान लो कि जैसे कि बाहर अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सीओपी ये कितनी निकाल के देगा? 2 से 3.5 तक, यानी कि अच्छी खासी दे दे रहा है एसी के बराबर। बेसिकली ये एसी से ही लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कूलेंट होता है, इसमें भी कंप्रेसर होता है, वही वही टेक्निक है, लेकिन हीटर के मामले में एसी ही है, बस हीटर के मामले में यूज़ हो रहा है। और 0 डिग्री सेल्सियस में सीओपी देगा 1.5 से 2x तक। और अगर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 1 सीओपी हो जाता है, यानी कि रेजिस्टिव हीटर के बराबर ही 100% एफिशिएंसी। और अगर हम कट कर देते हैं हीटिंग एनर्जी कंजप्शन को, ये जो है 40 से 60% तक हीट जो हीटिंग में एनर्जी वेस्ट हो रही थी रेजिस्टिव हीटर की वजह से, उसको कम कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में जैसे मैंने बताया कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आप अ, यूरोप वगैरह में जा रहे हैं तो सर्दियों के मामले में ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कारण है, जैसे कि अगर हीट में ही एनर्जी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो अभी भी एयर में कुछ ना कुछ एनर्जी है। इवन -10 डिग्री सेल्सियस में भी अगर एयर का टेम्परेचर है, जब भी एयर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रहती ही है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ही लो टेम्परेचर में चले जा रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। बे मेन काज होता है कि रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और वो इवेपोरेट हो रहा है तो चंगा, मतलब वो चलेगा सिस्टम। अगर रेफ्रिजरेंट जो है आपका इवेपोरेट नहीं हो पा रहा तो दिक्कत है, ठीक है। जैसे जैसे वो इवेपोरेट धीरे स्लोली स्लोली इवेपोरेट होगा, वैसे वैसे एफिशिएंसी भी घटती चली जाएगी। तो अगर थर्मल की बात करें कि ईवी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, तो अगर हमें ह्यूमन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना है ईवी के अंदर, तो हमें एंट्रोपी से लड़ना पड़ेगा। एंट्रोपी मैंने बता दिया है कि हमेशा गर्म हवा, कहते हैं ना स्कूल में सिखाया जाता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, यानी कि ठंडा होना चाहती है, यानी कि
कह सकते हैं डिसऑर्डर होना चाहती है। ऑर्डर क्या है? हीट। डिसऑर्डर क्या है? कोल्ड। ठीक है, हॉट एयर कोल्ड होना चाहती है, इसलिए वो डिसिपेट होती है। ठीक है, वो बाहर निकलती है। इवन आप सीलिंग भी कर देंगे, जैसे कि लोग कहते हैं कि अच्छे से सील कर दो तो हीट बाहर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरफेस टू सरफेस टच हो रहे हैं, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इंसुलेशन वगैरह लगाते हैं तो अलग केस है, लेकिन ये भी एक कारण है कि आप इंसुलेशन लगा रहे हैं तो वो और ज़्यादा हैवी होता जा रहा है सिस्टम। जितनी ज़्यादा इंसुलेशन उतना ज़्यादा हैवी। अगर इंसुलेशन नहीं लगाएंगे तो एंट्रोपी आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी, इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा हीट एडअप करनी पड़ेगी लगातार, कंटिन्यूस हीट आपकी लगानी पड़ रही है बार 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 बार। ठीक है, एंट्रोपी की वजह से। जब एसी में क्यों नहीं काम करती? एसी में इसलिए काम नहीं करती क्योंकि कैबिन में जो ठंड गर्म हवा है, अगर आपने एसी चला रखा है कैबिन के अंदर, कार के कैबिन के अंदर, तो धीरे धीरे गर्म हवा आती है, ऐसे नहीं आती कि बहुत तेज़ी से आ गई। ठीक है, और एसी जो है को ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, ठीक है, उसको सिर्फ उतनी ही हवा बाहर ठंडी करनी है जितनी बाहर से आ रही है। तो बहुत कम लीक होते हैं और आराम से हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हीट भी इधर उधर नहीं होती। लेकिन हीट के मामले में डिसिपेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है सब कुछ। तो आपको कंटिन्यूअस लोड पड़ रहा है आपकी कार के ऊपर। ठीक है, बैटरी कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ रही है हीटर को। तो यहाँ पर बोनस क्या हुआ कि बैटरी की केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी भी आपने देखा होगा ठंड ठंड के मौसम में डेड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बैटरी से भी जूझना है। अगर आपको बैटरी को प्रोटेक्ट करना है तो इंसुलेशन लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वेट। ईवी ईवी को एक्स्ट्रा वेट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेट लगाएंगे फिर वो एफिशिएंसी घटनी है इन दी एंड। और अगर आपका लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो क्या क्या करेगा कि हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। बेसिकली बैटरी की एफिशिएंसी क्यों घटती है, यानी कि वो डेड क्यों हो जाती है? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे जैसे ठंडा होता है कोई बैटरी, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस फॉर्म होने लग जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धीरे पड़ जाते हैं, स्लोली मूव करते हैं एज़ कंपेरिजन तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे, हीट में भी लेके जाएंगे तो बैटरी फट जाएगी। तो बैटरी को ना तो एक्सट्रीम हीट ना ही एक्सट्रीम कोल्ड पसंद है। तो यहाँ पर डबल इम्पैक्ट हो जा रहा है कि हीटर तो चलो है इनएफिशिएंट, रेजिस्टिव हीटर का तो छोड़ ही दो। तो हीटर तो अपने आप में ही इनएफिशिएंट है, साथ में बैटरी का भी पंगा पड़ गया कि वो बैटरी भी डेड हो जा रही है या फिर उसको भी प्रोटेक्शन इंसुलेशन की ज़रूरत है ठंड में। तो ये सब रीजंस है कि एक्चुअली ठंड के मौसम में ईवी की रेंज क्यों घट जाती है हीटर चलाने पर।